जयतु भारतम। तो बंधुओं, इससे पहले भारत के आधुनिक इतिहास पर हमने 2 लेक्चर लिए हैं, 2 व्याख्यान हुआ है। पहले में तो इतिहास से आपका परिचय हमने कराया था, ये बताया था कि इतिहास और हिस्ट्री दोनों अलग अलग कैसे है, दोनों में क्या असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं। दूसरे में हमने आपको बताया कि यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आईं, यूरोप में क्या परिस्थितियां थीं। बहुत सारी चीजें जो सभी लोग छोड़ देते हैं पढ़ाते समय, विश्व इतिहास की चीजें कहते हैं कि विश्व इतिहास में विस्तार से हम इसे पढ़ेंगे, जिसे ओटोमन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के मध्य संघर्ष, कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन साम्राज्य का अधिकार, ये सब सारी चीजें, और पुनर्जागरण हो गया, ये सब सारी चीजें छोड़ देते हैं। बस इसे 1-2 लाइन बता देते हैं कि हाँ, इसके वजह से ये यहाँ आए, पुनर्जागरण की वजह से, धार्मिक सुधार की वजह से, कुस्तुनतुनिया पर इस्लामिक अधिकार की वजह से ये भारत आए, और बाकी हम विस्तार से वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। हमने उसको भी जितना आपको जानना चाहिए उस विषय में उतना बताया, ताकि आपके मन में कोई संशय ना रह सके। हमने बताया कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हुआ, उन्होंने वो व्यापारिक मार्ग जो 2 व्यापारिक मार्ग जो समुद्र से होकर जाता था, एक विश्व मानचित्र में हमने आपको बताया था। अब चूंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो उसके अभाव में हमने खुद ही आपके सामने विश्व मानचित्र बनाया बोर्ड पे और बताया। पहला मार्ग जो है कि भारत से एशिया से, कह लीजिए एशिया के किसी भी देश से, हिंद महासागर से होकर निकलता था। पहला अरब की क्या कहते हैं, कौन सा, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से पश्चिमी एशिया में जो तुर्की का क्षेत्र है, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, जॉर्डन का जो क्षेत्र है, इसको पश्चिमी एशिया बोला जाता है। उस पश्चिमी एशिया से होकर निकलते थे भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से फिर जाते थे इटली, और इटली के बाद, इटली जो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, वहां से पूरे यूरोप में सामान बेची जाती थी, यहां से ले जाकर। दूसरा हमने मार्ग बताया था कि पश्चिमी एशिया में जाकर वहां से लाल सागर, भारत से निकलते थे हिंद महासागर से, और लाल सागर के रास्ते विश्व मानचित्र में हमने आपको बताया था, लाल सागर से हम निकल जाते थे सीधे मिस्र, जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है, एशिया से सटा हुआ एकदम। तो मिस्र से फिर निकल जाते थे भूमध्य सागर में, और फिर इटली, और फिर इटली से पूरे यूरोप में सारी चीजें बेची जाती थी। लेकिन जब ओटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया पूर्वी रोम पर, तो पूरा जो क्षेत्र है, चाहे वो मिस्र का क्षेत्र हुआ, भूमध्य सागर का वो क्षेत्र जहां से ये जाते थे, या फिर पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, वो सब इनके अधीन आ गया। अब ये थे इस्लाम धर्म को मानने वाले, और वो यूरोपीय वो ईसाई धर्म को मानने वाले। तो धर्म अलग, दोनों के विचार अलग, और शत्रु भी हैं, रोम और ओटोमन में युद्ध संघर्ष। तो इन्होंने उस व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया, शुल्क इन पर अधिक बढ़ा दिया, जिनको व्यापार करने भी दिया तो उनसे बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लेते थे, कस्टम ड्यूटी लेते थे, टैक्स वसूलते थे। तो इससे चीजें बहुत ज्यादा महंगी पड़ने लगी, बहुत ज्यादा महंगे दाम में फिर इनको बेचना भी पड़ता था मुनाफे के लिए, और जब बहुत ज्यादा महंगे दाम में बेचते थे तो सभी लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। तो इससे बड़ी सारी दिक्कतें आई। इन्हें महसूस हुआ कि एक नए डायरेक्ट मार्ग हमें एक खोजना चाहिए, क्योंकि एक तीसरा जो मार्ग था, जो मध्य एशिया से होकर जाता था, भारत से मध्य एशिया, और मध्य एशिया से फिर जो है कि रसिया से होते हुए, सोवियत संघ से होते हुए बाल्टिक देशों में जाया करता था, जो इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया मैंने आपको दिखाया था विश्व मानचित्र में कहाँ है। तो वहाँ बाल्टिक देशों में जाकर फिर पूरे यूरोप में बेचे जाते थे। तो वहां जाता था सामान। ये तीसरा मार्ग था, स्थलीय मार्ग। लेकिन स्थलीय मार्ग में ये था कि बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता था, और कई सारे राज्य बीच में आते थे, तो वो सभी कस्टम ड्यूटी लगाते थे, टैक्स लगाते थे, तो इससे भी ज्यादा महंगा पड़ जाता था। लेकिन जो 2 समुद्री मार्ग थे, बीच में ओटोमन शैतान बैठ गया था, जाने नहीं दे रहा था। तो एक नए मार्ग की आवश्यकता समझ में आई कि डायरेक्ट हम भारत से व्यापार कर लें, इन अरब व्यापारियों से हमें जो है कि सहायता न लेनी पड़े, क्योंकि ये अरब सीधे व्यापार करते थे भारत से, और अरब ले जाकर यूरोप में बहुत महंगे दामों में बेचते थे, इनको करने नहीं देते थे। तो डायरेक्ट एक रूट की आवश्यकता समझ में आई, और तब तक इतने ये काबिल हो भी चुके थे, क्योंकि जैसे ही पूर्वी रोम पर अधिकार हुआ इनका, पूर्वी रोम से जो ईसाई धर्म को के जो संरक्षक अपने आप को मानते थे,
अपने संस्कृति के संरक्षक जो मानते थे, वो अपने प्राचीन साहित्य ग्रंथों को लेकर पूर्वी रोम से पश्चिमी रोम में गए, और पश्चिमी रोम में सीधे भूमध्य सागर में पहले आप एंटर करेंगे तो इटली है। तो इटली ये गए और इटली व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो हमने आपको बताया कि इटली में हर देश के लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, एशिया से भी लोग आते थे, यूरोप के भी कई देशों से लोग आते थे, क्योंकि व्यापारिक केंद्र था। सबके विचारों का आदान प्रदान होता था, सबकी संस्कृतियां अलग अलग, रहन सहन का तरीका अलग अलग, तो सबकी विचारों का आदान प्रदान, उनकी संस्कृतियों को लोग समझते थे एक दूसरे की। तो वो उतने रूढ़िवादी नहीं थे, वो थोड़े प्रबुद्ध विचार के, थोड़े स्वतंत्र विचार के थे, उतने रूढ़िवादी नहीं थे। तो उन विचारकों ने, इटली के उन विचारकों ने जब उन ग्रंथों को पढ़ा, जो जिन साहित्यिक ग्रंथों को, जिन अपने सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथों को लेकर ये भागे थे वहां से, पूर्वी रोम से, और इटली गए थे, उन ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा, उन प्राचीनतम ग्रंथों को, तो देखा, कहा कि ये तो बड़ी प्राचीन ग्रंथ है और इसमें तो विचारकों के विचार बड़े स्वतंत्र विचार हैं। फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों है, इतनी रूढ़िवादिता क्यों है, इतना जो है कि हम पादरियों पर निर्भर यहाँ के लोग क्यों रहते हैं हर बात में? क्योंकि पुनर्जागरण जब आप पढ़ते हैं तो पुनर्जागरण यानी पुनः और जागरण, हमने आपको बताया था कि पुनः और जागरण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पुनः माने फिर से, और जागरण जागृत हों, तो दोबारा पुनः जागृत हों। इसका मतलब एक समय ऐसा था जब ये जागृत थे और बीच में सो गए थे, बीच में सो गए थे, यानी कि इनका जो विचारक, इनकी जो विचारक क्षमता थी वो थोड़ी सुसुप्तावस्था में चली गई थी। इनके विचार पर दूसरे विचार का प्रभाव था, वो धार्मिक विचार का प्रभाव था, जो ईसाई धर्म जो था, जो चर्च का जो था प्रभाव, जो पादरियों का, पॉप का विचारों का प्रभाव था, ये ज्यादा था। वो जो कहते थे उसी को ये मान लेते थे सत्य, और हर बात में दिन में क्या किए, कुछ लगा कि गलत किए हैं कि सही किए हैं, ये भी जाते थे पूछने कि हमने ये किया, ये हमसे गलत हो गया कि सही हो गया। मतलब ये भी नहीं सोच सकते कि हमने ये कार्य गलत किया है कि सही किया है। और फिर पादरी को बताते थे कि तुमने गलत किया है या सही किया, गलत किया है तो इसका प्रायश्चित क्या है, वो प्रायश्चित भी बताते थे, और इस दंड को ये स्वीकार भी करते थे। तो हर एक दैनिक जीवन की छोटी से छोटी घटना को ये चर्च जाकर जो है कि सब साझा करते थे, और वो जैसा कहते थे वैसा करते थे। एक तरह से माने रोबोट बन गए थे जैसे ही, अपना कोई विचार ही नहीं, तो इतने सो गए थे। तो फिर अब जब इन विचारकों ने, इटली के विचारकों ने जब अलग तरह से उसे इंटरप्रेट किया, क्योंकि इनका विचार तो जो ये बड़े स्वतंत्र विचारक प्रबुद्ध थे, कई विचारों का मिश्रण था, संगम था यहाँ पर, तो इन्होंने अलग तरह से इसे इंटरप्रेट किया कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही गई, स्वतंत्र विचार हैं विचारकों के, तो इतने रूढ़िवादी क्यों लोग हैं, क्यों अपनी सोच समझ की क्षमता को विकसित नहीं कर रहे हैं। सब बातें कहना शुरू किया, और उस समय प्रिंटिंग प्रेस भी हमने देखा कि छापे खाने शुरू हो गए थे। तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ये विचार बहुत तेजी से फैलने लगे पूरे यूरोप में। फिर लोग तर्क करने लगे, ये कह रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। जैसे कहते थे कि लोग, चर्च कहता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह नक्षत्र इसका चक्कर काटते हैं। बाद में इन्होंने तर्क किया कि प्रमाण दीजिए, प्रमाण उनके पास था नहीं। फिर खोज करना इन्होंने शुरू किया प्रमाण के लिए। तो खोज में पता चला कि भैया पृथ्वी तो केंद्र नहीं है, पृथ्वी तो स्वयं सूर्य का चक्कर काटती है। ऐसी कई सारी खोजें होने लगी, और जो चर्च का जो विचार था उसको लोग गलत ठहराने लगे। तो ये धार्मिक लोग, ये जो अपने आप को दादा समझते थे धर्म का, वो जाके राजा से शिकायत की, ऐसा धर्म ये तो भटका रहे हैं मार्ग से ये लोग। तो उन विचारकों को बहुत सारी प्रताड़नाएं दी गई, उनको बंदी बनाया गया, ये लोग, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को सूली पर लटका दिया गया, मारा पीटा गया कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही लोग समझने लगे, जागृत होने लगे कि नहीं ये सही कह रहे हैं, तो जब जनता का दबाव, जब प्रजा का दबाव राजा पर पड़ने लगा, तो राजा ने भी कहा हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हैं, और राजा ने भी समर्थन देना शुरू किया। तो फिर खोज का सिलसिला चला, तकनीकी का विकास होने लगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी, और जब तकनीकी आने लगी तो मशीनें बनने लगी, और जब मशीनें बनने लगी तो कई सारी चीजें आसान हो गई, कृषि को बढ़ावा मिला, विनिर्माण को बढ़ावा मिला, और बहुत प्रोडक्शन बढ़ गया। अपने कंज्यूम करने के बाद बहुत सारी चीजें बच जाती थी, जो सरप्लस प्रोडक्ट, अधिशेष वस्तुएं, तो इसको बेचना है, बेचते थे तो बहुत मुनाफा कमाते थे।
अब मुनाफा जब कमाने लगे तो लोगों को प्रेरणा मिली कि भैया हम इंडस्ट्रीज उद्योग लगाएं बहुत ज़्यादा। तो फिर औद्योगिकरण शुरू हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा उद्योग लगाए। अब उतने ज़्यादा जब उद्योग लगाएं तो उसको बेचना है तो मार्केट की तलाश। मार्केट कहाँ मिले? भारत तो एशिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन बीच में शैतान बैठा है ऑटो में, कैसे जाएं हम? तो फिर इन्होंने खोज करना शुरू किया। राजाओं ने अनेकों जहाज राजा देते थे नाविकों को कि आप जाइए खोज करिए। हजारों जहाजें डूबी, उसमें चंद लोग सफल हुए। इसमें कोलंबस ने हमें बताया कैसे कैरेबियन आइलैंड पहुंचा, फिर अमेरिगो वेस्पुची कैसे नए विश्व का खोज किया, नॉर्थ अमेरिका जिसे नए विश्व का खोज कहा गया। ये सब बातें हमने की थी, क्यों नया विश्व कहा गया। और फिर जो है कि वास्को डी गामा खोजते खोजते आ गया अफ्रीका के रास्ते होकर भारत 1498 में, 20 मई 1498 में। ये सारी बातें हमने की थी, पुनर्जागरण की, धार्मिक सुधार की, कस्तुनतुनिया का पूरा जो इतिहास छोटा हल्का फुल्का जो है आपको बताया था कि आपको कोई संशय ना रहे। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये कौन कौन सी कंपनियां भारत आई। तो देखिएगा यार, ये आपका अफ्रीका है, यहां से यूरोप, यूरोप आपका हो गया। और यहां से हमने आपको बताया ये अरब का क्षेत्र, यहां से हम आ जाएंगे भारत। तो देखिएगा यहां है पुर्तगाल, पोर्चुगीज यहां है। विश्व मानचित्र में पूरा विश्व मानचित्र नहीं बनाए हैं, जितनी आवश्यकता है उतना बना दिए हैं। ये पुर्तगाल जो है यहां से आए, भारत यहां, ये अफ्रीका आपको दिख रहा है, यहां से होते हुए ये अटलांटिक महासागर पूरा है। तो अटलांटिक महासागर के रास्ते वास्को डी गामा जो है कि अफ्रीका होते हुए और यहां से सीधे ऐसे कालीकट पहुंचा 20 मई 1498। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था, लिस्बन से चला और कालीकट पहुंचा 90 दिनों में, 90 दिनों में ये पहुंचा 20 मई 1498। यहां पर जो है कि यहाँ के शासक जमोरिन ने कालीकट, ये केरला का जो क्षेत्र है, ऊपर कालीकट है, यहां आपका कोचीन पड़ जाएगा और नीचे त्रावणकोर। ऊपरी हिस्से में कालीकट में यहां पर शासन था जमोरिन का। तो जब वास्को डी गामा आया भारत तो जमोरिन ने स्वागत किया। क्यों किया शर्मा जी? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत क्यों किया? सोचिए जरा, मंथन करिए। भैया यूरोप से आया है, व्यापार करने आया है। जब व्यापार करेगा तो यहाँ के भी लोगों को तो बढ़ावा मिलेगा। आज कोई विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने आए तो उसका स्वागत तो किया ही जाता है। मोदी जी स्वागत करते हैं, इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो जो है कि क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा, यहाँ में जीडीपी में भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जीडीपी का लेक्चर जब हम लिए थे तो आपको बताए थे कि भारत की इस देश की सीमा में, राजनीतिक सीमा में जितने चीजों का उत्पादन हो रहा है वो कैलकुलेट होता है जीडीपी में। कोई विदेशी कंपनी भी आकर यहाँ उत्पादन कर रही है वो भी यहीं की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। इसलिए जो है कि विदेशी कंपनी जब आती हैं तो उन्हें उनका स्वागत किया जाता है, उनका इरादा अच्छा हो, बशर्ते ठीक ठाक उससे भारत को फायदा हो, हमारे देश को फायदा समझ में आए तब।
जमोरिन को फायदा समझ में आया इसके आने से, तो इसने स्वागत किया वास्को डी गामा का। देखा अरे बड़का जहाज, मशीन वाला जहाज है, हम लोग तो ही सिंपल ही जहाज आज तक देखे थे जो अरब व्यापारी लेकर आता था, ये तो बिना चले नहीं ऐसे ही चल रहा है, मशीन वाला जहाज है, बड़ा तेज चल रहा है, अब बहुत बड़ा जहाज है, जहाज पर तो हथियारों है, बड़ा खतरनाक चीज है। देखा कहा जब इतनी टेक्नोलॉजी इनकी आगे है, इनसे व्यापार में तो बहुत मतलब व्यापार होगा तो जो है कि हमारा लाभ बहुत होगा, इनसे कुछ तकनीकी भी हम सीख लेंगे, हैं? तो जमोरिन ने स्वागत किया और यहां से वास्को डी गामा जो है कि भर के ले गया सामान, काली मिर्च सबसे ज्यादा लेकर गया था, और जो सामान लेकर गया वो जब यहाँ बेचा तो 60 गुने अधिक दाम पर बेचा, 60 गुना उसको मुनाफा हुआ। पहले आया देखा ये तो बड़ा लंबा रूट पर जाए, ऐसे बढ़िया तो मध्य एशिया से रसिया जाकर वह रूट हुआ ठीक था, इतना पूरा अटलांटिक महासागर सब पार करने के बाद अफ्रीका से होकर पूरा पार करके यहाँ आ रहा है, जहाज का इतना खर्चा, ऊपर से जान जोखिम में, कब कौन अरब वाला आकर जो है कि हमको निपटा दे, तो जो है कि यहाँ पर पहुंचा, कहा कि बड़ा बहुत दूर पड़ रहा है, जो सामान लेकर गया और इतने महंगे दामों में वहां पर बेचा और सभी ने खरीद भी लिया 60 गुना अधिक दामों में, तो ये बड़ा खुश हुआ, कहा कि तब बहुत बढ़िया है, इसका 2 गुना 4 गुना रास्ता भी पड़े तो वो हम तय कर लेंगे, इतना मुनाफा होने वाला हो तो। क्योंकि जो पहले मुनाफा हो रहा था, जो यहाँ से व्यापार हो रहा था सेंट्रल एशिया से, रसिया से होकर बाल्टिक देश से, या फिर जो अरब व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे और ले जाकर यूरोप में महंगे दामों में बेचते थे, तो उसमें इनको मुनाफा कम होता था, सब मुनाफा ये अरब वाले रख लेते थे, ओटोमन साम्राज्य का जो अधिकार था, ये पूरा ये इलाका, ये सब रख लेते थे अधिकतर मुनाफा, और जब डायरेक्ट व्यापार किया कहा बड़ा मुनाफा है, अब तो इसी रूप से व्यापार होगा। गया वास्को डी गामा, वहां पर भव्य स्वागत किया, वास्को डी गामा ने भारत में जाने का डायरेक्ट मार्ग खोज लिया एकदम, और हम भी जाएंगे, सबको प्रेरणा मिली कि हम भी लोग चलें, लेकिन बाकी लोगों को आने में 100 साल लग गए, क्योंकि ये समुद्र का राजा बन गया था पुर्तगाल, आगे बताएंगे हम आपको, किसी को आने ही नहीं देता था, जो भी जहाज आए उसको डुबो देता था, अपने जहाज पर पूरा हथियार बड़का बड़का रखता था सब। वापस जब गया ही क्या कहते हैं पुर्तगाल, तो यहाँ पर भी इसका पूरा भव्य स्वागत हुआ। अब देखिएगा पुर्तगाल पहुंच गया, बाकी देशों को पहुंचने में 100 साल लग गया, 100 साल बाद जाने शुरू हुए डच, जो कि इतना ही छोटा देश है, इतना छोटा, इससे बड़ा इतना बड़ा स्पेन है, ये नहीं पहुंच पाया, ये इससे बड़ा इतना बड़ा फ्रांस है, ये नहीं पहुंच पाया, यहाँ जर्मनी है, ये भी नहीं पहुंच पाया, ये नीदरलैंड, इतने बाद डच पहुंचे 1602 में है, जो है कि यहाँ पर स्वीडन, ये स्वीडन है आपका, ये भी पहुंचे लेकिन बहुत बाद में पहुंचे, 1731 में ही पहुंचा। खैर ये नहीं था कि व्यापारिक मार्ग ये जान नहीं रहा था, ये खुद ही और देशों से व्यापार करता था स्वीडन, क्योंकि उस समय तक तो सभी करने लगे थे, लेकिन भारत 1731 में आया था, ये हम आगे देखेंगे, और जल्दी ही बेच कर सब चला गया, 1 साल नहीं रुका। तो जो है कि बाकी देशों को आने में बहुत समय लग गया, पुर्तगाल बहुत पहले आ गए। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से अब ये जब दोबारा आए तो 1501-2 में आए, 1501-2 में अनुमति पत्र लेकर आए, 1501-2 में ये अनुमति पत्र लेकर आए व्यापार करने के लिए। 1505 में इनका गवर्नर आया, गवर्नर क्यों आया और गवर्नर माने क्या उस समय के लिए है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कोचिन में बैठे, ये हम आपको बताया कालीकट के नीचे कोचिन, तो कोचिन में अपनी फैक्ट्री इन्होंने अपना क्या कहते हैं कोठी को फैक्ट्री बोला जाता है उस समय के हिसाब से, तो कोचिन में इन्होंने अपनी कोठी बनाई। ये कोठी क्या था, कोठी को फैक्ट्री अंग्रेजी में तो बोल देते हैं, और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट यही समझते हैं कि फैक्ट्री यानी कि वहां पर आज के हिसाब से सामान बनता होगा, है प्रोडक्शन होता होगा, आप भी शर्मा जी यही समझते हैं? हाँ यही समझते हैं अभी तक तो। कोठी का मतलब उस समय था एक तरह से आज के समय में जैसे गोदाम है, जहां सामान रखी जाती थी इनकी, ये सामान जो भी यहाँ से इनको ले जाना होता था वहां, चाहे वहां से जो भी सामान ले जाते थे यहाँ, वो अपने गोदाम में रखा करते थे, ये गोदाम था, कोठी क्या था, गोदाम था। और इसी पास में जहाँ कोठी बनाते थे वहीं पर अपना एक ऑफिस भी बनाया करते थे, दफ्तर,
ये जैसे कोठी हो गया, यहाँ पर ये अपना दफ्तर बना लेंगे, ऑफिस का सिस्टम, दफ्तर का सिस्टम यही शुरू किए थे। और यहाँ पर क्या करते थे, दिन भर में जितनी सारी चीजें होती थी, जो भी आया है गया है, सब डॉक्यूमेंट में नोट हुआ होता था। कितनी सामानें आई हैं, कितनी सामान गया है, सब नोट होता था डॉक्यूमेंट में। क्या क्या आज हुआ है, कौन कौन सा कर्मचारी क्या क्या काम किया, कितना काम आज हो गया है, कितना काम नहीं हुआ है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था जो है कि यहाँ पर हुआ करती थी। हर रोज का हर रोज अपडेट होता रहता था। इस चीज को हमने भी अपना लिया, हमने भी सीखा, अच्छा बात है, अच्छी बात है, हर रोज अपडेट होता रहे। जैसे हम डायरी राइटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ही करते हैं, सभी नहीं करते हैं, करना चाहिए सबको, हम भी नहीं करते हैं। दैनंदिनी को उठाइए, डायरी को, और जो है कि वो लिखिए, दैनंदिनी को प्रसन्न करिए। इसे कबाड़ में फेंकना जो है कि कई लोग के पास होता है, डायरी बहुत भरा रहता है। डॉक्टर साहब लोग होते हैं ना, तो एमआर सब आता है, बहुत डायरी लेकर आता है, सब देता है, वो डायरी वैसे ही पड़ा रहता है। किसी को बांट देंगे, चाहे किसी को कुछ, उसमें कुछ लिखा नहीं जाएगा। डायरी है, डेली का आप लिखिए, डायरी, ड से डेली, डेली का अपना पूरा लिखिए, क्या क्या हमने सुबह से किया है। टारगेट एक रखिए एक दिन पहले कि हम कल ई करेंगे, सोने से पहले, आज सो रहे हैं तो एक टारगेट बना लीजिए कि हमको कल ई करना है, और फिर कल लिखिए हमने क्या क्या किया, शाम को लिखिए। फिर देखिए हमने क्या सोचा था करने के लिए और क्या किए हैं, कितना हमने सोचा था और कितना किए हैं। तो जितना सोचा था कितना परसेंट उसका कर लिए, 60%, 70%, 80%, कितना किए हैं। और हर रोज का इसे बनाते जाइए, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते जाएगा। आप एक हफ्ता बाद देखेंगे, पहले दिन हमने 60% काम किया जितना सोचा था, दूसरे दिन 70%, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब हमने। और जब आप देखेंगे तो आप पर एक नैतिक दबाव बनेगा कि हम ये सोचे थे और ये कर नहीं पाए, हमको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप हर रोज जब काम करने लगेंगे उस हिसाब से, तो जो है कि इम्प्रूवमेंट होगा। अब देखिए, आपको उपदेश दे रहे हैं, हम खुदे नहीं करते हैं। वो तुलसीदास जी लिखते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो दूसरों को उपदेश देने में सभी माहिर होते हैं। खैर, गांधी जी हम है नहीं कि पहले गुड़ खाना छोड़ेंगे फिर बताएंगे कि गुड़ मत नहीं खाना चाहिए। भैया आपको है ना, जितना अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण कर लीजिए, ये मत देखिए कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा उपदेश दे रहा है, अच्छा ज्ञान कहीं से मिले, ले लेना चाहिए। हमारे अभिराम पंडित सर अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, वो कहते थे कि विद्यार्थी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कहीं भी कभी भी किसी से भी कैसे भी कुछ सीख लेने की भावना होती है। कुछ अच्छी चीज सीख ले, और जो सिखा रहा है उसका अवगुण नहीं देखा जाता है, उसका नहीं देखा जाता है। क्योंकि जैसे धरती है, धरती में सारे तत्व हैं, उसी धरती के टुकड़े में आप मिर्च बोइए और उसी में गन्ना बोइए, तो गन्ना अपने गुणों के अनुसार ऐसे तत्वों को अवशोषित करेगा जो उसमें मिठास भर दे, और मिर्च ऐसे तत्वों को अवशोषित करेगा जो उसमें तीखापन भर दे। तो धरती तो वही है दोनों के लिए, लेकिन ये गुण का स्वभाव का डिफरेंस है। तो आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, अच्छी चीजें कोई बता रहा है अधिक से अधिक आप ले लीजिए, मत देखिए कि ये करते हैं कि नहीं, खुद तो करते नहीं, हमको समझाने आ रहे भैया। अब उतना करने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं समझा पाएंगे हमको करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। और हम आज बोल रहे हैं तो हम आगे से प्रयास भी करेंगे कि हम खुद ही करें। खैर, हम आगे बढ़े, कहाँ पर थे हम? तो कोठी, तो यहाँ पर ऑफिस भी बनाया करते थे, और पूरे दिन का जो है सब काम धाम यहाँ पर दर्ज होते रहता था। तो कोठी का मतलब ये है, कोचिंग में पहली इन्होंने बनाई थी 1505 में। अब जैसे व्यापार इनका बढ़ने लगा, कई सारे कर्मचारी हो गए, इनका सैन्य बल भी रहता था कि समुद्र में जा रहे हैं तो जैसे अरब वाले दुश्मन बन गए ना। इन्होंने व्यापार डायरेक्ट जो व्यापार करते थे, अरब वाले व्यापार करते थे, यूरोप में ले जाकर महंगे दामों में बेचते थे। अब ये डायरेक्ट करने लगे तो इनका पैसा तो जो है कि फिर डूबने लगा ना, इनको मुनाफा इनका बंद होने लगा, तो ये दुश्मन बन गए। अब तक हमारा हिंद महासागर में अधिकार था पूरा, हिंद महासागर बोल रहे हैं, अरब सागर में, हिंद महासागर तो नीचे है, तो अरब सागर में अब तक हमारा अधिकार था, अब इनका होने लगा। तो ये प्रयास में रहते थे कब इनका जहाज आए, इनको हम डुबा दें। हालांकि इनकी क्षमता उतनी थी नहीं कि इनकी जहाजों को डुबा दें, लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई एक प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में अभी है, अभी शुरुआत हम न कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जहाजों में बड़े बड़े आधुनिक हथियार भरना इन्होंने शुरू कर दिया,
तोप वोप सब गोला बारूद सब भरने लगे और सैन्य बल भी अपना रख लिया कि कोई समुद्री लुटेरा लूट न ले हमको। और ऐसे जब सैनिक आने लगे, सैन्य बल आने लगा और इतने ज्यादा बलशाली हो गए ये पुर्तगाल, अब अरब का कोई भी व्यापारी आता था अपना जहाज लेकर तो उनको ये डुबो देते थे, कोई भी जहाज टिकने ही नहीं देते थे, सबको डुबो देते थे अपने गोला बारूद दाग कर तोप से, जहाज डूब जाते थे जहाज। तो जो है कि अब जब सैन्य बल आ गया, अपने सैनिक हो गए, अपने कर्मचारी हो गए, वहां पर रहने वाले लोग अपने व्यापारी हो गए, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक आदमी चाहिए। तो छत्रप की नियुक्ति की गई, गवर्नर जिसको अंग्रेजी में बोला गया। तो पहला जो गवर्नर आया, जो पूरा कायदा कानून, अब इनके लिए कायदा कानून भी तो बनाना है व्यापार का, पूरा कायदा कानून जो बनाए, बढ़िया से सब रेगुलेट करे, तो उसको नियुक्त किया गया गवर्नर को। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में आया ये गवर्नर, और जो है ये नीला पानी नीति लेकर आया। नीला पानी नीति माने जहां तक नीला पानी दिख रहा है, यानी कि जहां तक सागर दिख रहा है वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। भारत से यहाँ से जहां तक हमारी नजरें जा रही, जहां तक दिखाई दे रहा है सागर, वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। कोई भी जहाज हमारी अनुमति के बिना यहाँ नहीं आ सकता, डुबो देंगे, क्योंकि हमारे पास हथियार ज्यादा, तकनीकी ज्यादा, सैन्य बल ज्यादा, सब चीज ज्यादा, हमारी जहाज भी बहुत तीव्र गति में चलती है, तो किसी को टिकने नहीं देते थे। अरब व्यापारी परेशान, अरब ही नहीं सभी जितने भी व्यापार करते थे उस समय भारत से, सभी परेशान। तो कहा कि भाई हमको व्यापार करने ही नहीं दोगे? नहीं करने देंगे, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं करने देंगे, हम यहाँ के स्वामी हैं, तो हमारे घर में आओगे तो हमारी अनुमति लेकर आओगे, और अनुमति लेकर आओगे तो ठीक है, हम निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे तो आओगे, अनुमति देंगे तो आओगे। लेकिन जब घर में मेहमान लेकर आता है मेहमान कोई, तो कुछ उपहार लेकर आता है कि नहीं आता है? किसी के घर आप जाते हैं अपने रिश्तेदार में, तो 1 किलो लड्डू ले लिए, चाहे मिठाई कोनो ले ली, चाहे कोनो फल ले लिए, केला तो कोई नहीं लेता है अनार ले लिया, कोई आम ले लिया, आम का सीजन है तो उपहार लेकर जाता है, थोड़ा बहुत कुछ भी, खाली हाथ तो नहीं जाता है। तो हमारे क्षेत्र में आओगे, हमारे घर में आओगे तो खाली हाथ तो हम नहीं आने देंगे। अब ये नहीं है कि आप खाली हाथ जाएंगे तो रिश्तेदार आपको बोलेगा कहीं खाली हाथ आए, लेकिन ये सब ऐसा था नहीं, खाली हाथ आने ही नहीं देंगे हम, जबरदस्ती है, हमको शुल्क देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, हमको टैक्स दो और आराम से आओ व्यापार करो। तो टैक्स, उस प्रणाली को कहा गया कार्टेज सिस्टम। क्या कहा गया? कार्टेज सिस्टम। शर्मा जी कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज प्रणाली, अंग्रेजी में इसे लिखता है सब कार्टेज। हम कहें सी से कार्टेज, हमको सी से का तो नहीं पढ़ाया गया, के से का, के एच से ख पढ़ाया गया, हम तो शार्टेज से चाहे जो है कि चार्टेज भी रहता जब सी एच रहता। ई कौन सी सी से तो हम कुछ नहीं पढ़े हैं, के से का, के एच से ख जी पढ़े हैं, उसमें सी से तो हम कुछ नहीं पढ़े, सी एच से छ पढ़े हैं। तो हम इसको चार्टेज में नहीं बोल सकते, शार्टेज बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी एस रहता तो बोलते हैं। ये सी से क कहाँ से आ गया? ऐसे ही वो है, जैसे सी एच से ऐसे लिखता है तो चोपड़ा लिखता है ना। फिर केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ सी एच से क हो गया है केमिस्ट्री। हम कहें अगर इसको चोपड़ा पढ़ते हो तो इसको केमिस्ट्री पढ़ो, इसको केमिस्ट्री का है। कई लोग केमिस्ट्री पढ़ते भी हैं, इसको कुछ लोग, लेकिन केमिस्ट्री इसको पढ़ रहे हो, इसको चोपड़ा है। अगर इसको केमिस्ट्री पढ़ा तो इसको कोपड़ा पढ़ो, चोपड़ा का है। और यहाँ पर तो सी एच से क हो गया, सी एच से अभी च होता है, और यहाँ पर तो बस सी से क बना दिया सब। पता नहीं इन सब का कौन व्याकरण है, यह सब जाने। खैर हम लिख देते हैं कार्टेज सिस्टम, कार्टेज प्रणाली, ठीक है। तो कार्टेज व्यवस्था थी, भैया हमको टैक्स देना पड़ेगा, व्यापार करो रोक नहीं है, लेकिन हमको टैक्स देना पड़ेगा। अब सभी टैक्स स्वीकार कर लेते थे इनकी प्रभुता, क्योंकि भैया ये ताकतवर थे, जिनकी शक्ति होगी उन्हीं का शासन होगा, तो सभी टैक्स देकर फिर व्यापार करते थे।
अब पूरा समुद्र का राजा बन गया, अरब सागर का पूरा और अटलांटिक सागर का भी ये राजा बन गया पुर्तगाल। 100 साल तक इसको रोकने वाला कोई नहीं था। 1505 में जो है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। 1509 में दूसरा आता है, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इधर लिख देते हैं, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में आया और आते ही क्या किया, 1510 में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। बीजापुर से गोवा छीन लिया। बीजापुर से क्या छीन लिया? गोवा। अब देखिएगा कहाँ गया ये जो है कि उस समय जब ये पुर्तगाल थे, उस समय उत्तर भाग में भारत के उत्तरी हिस्से में दिल्ली सल्तनत था, उसका शासन। मध्य भारत में बहमनी वंश का शासन था, बहमनी साम्राज्य। और दक्षिण भारत में विजयनगर। ठीक, ये बहमनी साम्राज्य जो था मध्य भारत में, ये 5 हिस्सों में टूट गया था, 5 हिस्सों में विभाजित हो गया था। ये परेशान हो गए हम कैमरा से, बार बार घबरा जा रहा है। खैर कहां पर थे हम? बहमनी साम्राज्य जो था 5 भागों में बट गया था। एक जो है कि ऊपर का जो है कि अहमदनगर, नीचे का जो है कि आपका बीजापुर, ये बीजापुर था, बीजापुर। और इधर जो है था बरार था, और बीच में इधर बिदर था, और इधर गोलकुंडा था, गोलकुंडा। तो ये बहमनी साम्राज्य जो है कि 5 भागों में बट गया था। थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है नक्शा में, आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं। हाँ, तो 5 भागों में बट गया था। ये जो बीजापुर का हिस्सा है, यहाँ पर गोवा है नीचे। तो बीजापुर का उस समय सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। अब यूसुफ आदिल शाह वो आदिल शाह मत पूछिएगा जिसका शिवाजी से लड़ाई हो रहा था, शिवाजी के समय जो था वो दूसरा आदिल शाह है। यूसुफ आदिल शाह जिसका 1490 से 1510 तक शासन था, और वो तो जो है कि 1600 कुछ में आता है ना, वहाँ का बीजापुर भी बीजापुर का ही था, लेकिन उसका नाम दूसरा था, आदिल शाह था। पहले मोहम्मद लगाता था, क्या लगाता था। खैर ये यूसुफ आदिल शाह था। इससे जो है कि गोवा को छीन लिया किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया और गोवा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कोचिन था इस समय, जो कोठी थी, जो हमने आपको बताया, गोदाम एक तरह से ये राजधानी के रूप में देखी जाती थी एक तरह से इनकी भारत में। दूसरी राजधानी जो शिफ्ट हुई इनकी गोवा में। इसके बाद इन्होंने कई सारी कोठियां अपनी बैठाई। गुजरात में आपका सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद लिख लीजिएगा, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद। इन्होंने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद में अपनी कोठियां बनाई, व्यापारिक बस्तियां बनाई। बस्तियां क्यों कहा जाता है बस्ती? एक तरह से इसलिए क्योंकि जब वहां पर कोठी बन गई, गोदाम बन गया, ऑफिस दफ्तर बन गया, फिर जितने व्यापारी थे वो अपना आवास भी वहीं आसपास बना लेते थे। जैसे यहाँ पर एक गोदाम है, यहाँ ऑफिस है, आसपास यहीं पर अपना आवास भी जो व्यापारी हैं वो बना लेते हैं। जितने वहाँ पर अधिकारी हैं वो भी सैनिक हैं साथ में, तो उनको भी रहना है, तो वो सब जो है कि अपना आवास भी आसपास बना लेते थे। इसलिए इसको बस्तियां कहा जाता है। किताब में आप पढ़ेंगे तो व्यापारिक बस्तियां लिखा होगा। बाद में तो किलाबंदी करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ के क्षेत्रीय शासकों से इनका संघर्ष शुरू हुआ, आगे देखेंगे। तो सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। इसके बाद जो है कि अब ये जो अल्बुकर्क था ये बड़ा गजब का दिमागी आदमी था। इसको नवरसा का भूत सवार था, समझ, नवरसा का भूत सवार था। ये विवाह नीति लेकर आया। विवाह नीति, कौन सा नीति? विवाह नीति। कहता था कि भारत पर अगर अधिकार करना है, भारत के व्यापार पर एकाधिकार तो हमारा हो ही जाएगा, लेकिन भारत में यदि हम कुछ क्षेत्रों पर शासन, क्षेत्र भी हमारे अधिकार में आ जाए, तो हम वहीं पर खेती भी करेंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे, और यहीं की चीजें यहीं पर बेचेंगे भी, अलग तरह से अपनी मशीनों से बनाएंगे। क्योंकि भारत में मशीन औद्योगिकरण नहीं था, भारत में जरूरत ही नहीं थी। यूरोपियों की जरूरत थी क्योंकि इनकी जनसंख्या कम थी।
तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। इसलिए इन्होंने मशीनें बनाई कि एक आदमी का काम 10 आदमी कर देगा। भारत में तो जनसंख्या पर्याप्त थी और आज भी बहुत पर्याप्त से भी पर्याप्त है। तो आज के बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है शर्मा जी, मशीनें। एक आदमी का काम 10 आदमी का काम एक मशीन कर देती है, 9 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो यूरोपियों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जो है कि उनको आवश्यकता समझ में आई, तकनीकी का विकास हुआ और मशीनें बनी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। तो ये भारत ने सोचा कि क्षेत्रों पर हमारा अधिकार हो जाए, वहीं पर हम खेती करेंगे, अपनी मशीनों से प्रोडक्शन करेंगे। भारत में मशीनें हैं नहीं, हमारी प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहीं पर चीज़ें हम बेचेंगे। क्या जरूरत है वहाँ के उद्योगों से लेकर आने की इतना दूर है। इसमें भी लाभ बहुत होता था, लेकिन क्योंकि यहाँ से ये ले भी जाते थे चीज़ें और वहाँ से ले आकर बेचते भी थे। क्योंकि हमने देखा कि औद्योगिकरण जब वहाँ पर होगा तो सरप्लस प्रोडक्ट बच गया, उसको बेचना है तो मार्केट चाहिए, तो यहाँ पर ये आए और यहाँ से भी चीज़ें ले जाया करते थे। मसाला, काली मिर्च, ये सब चीज़ें ले जाया करते थे, नील। तो इनको जो सोचे कि यहाँ पर जो हम बेच रहे हैं वहाँ से ना लाकर यहीं पर हम उगाना शुरू कर दें। इसीलिए इन्होंने ही आलू की खेती सबसे पहले भारत में शुरू की। शर्मा जी, आलू की खेती पहले नहीं होती थी, पुर्तगालों ने शुरू की। तंबाकू की खेती भी इन्होंने ही शुरू की और उसमें अंग्रेजों सब आ गया तो और ही उसमें जो है कि 4 चांद लगा दिया। तंबाकू के बाद अफीम शुरू कर दिया सब अंग्रेजों सब। तो भारत में पहले नहीं होता था। खैर, हम कहाँ पर थे? विवाह नीति। विवाह नीति अल्फांसो डी अल्बुकर्क लेकर आया। कहा कि अगर भारत पर जो है कि हम कुछ क्षेत्रों पर हमारा अधिकार भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। क्षेत्रों पर अधिकार कैसे हो, गोवा तो ले ही नहीं है, थोड़ा बहुत लड़ उड़ के ले लेंगे, लेकिन एक और बहुत बढ़िया उपाय है। जितना अधिकारी सब था, जितना कर्मचारी सब था, जितना यूरोप का व्यापारी सब था, कि कहा कि काम करो, देखो इकलौती बेटी कौन की हो, बड़ा का जमींदार हो, चाहे कौन राजा हो, छोटा मोटा सामंत हो, उसकी कोई इकलौती बेटी हो, उससे शादी कर लो, नवारसा पे तुमको मिल जाएगा और यहाँ का जो है कि तुम नागरिक भी बन जाओगे। नवारसा मतलब? नवारसा मैंने नहीं जानते हैं, गजब हाल है, कहाँ रहते हैं भैया। मैंने नवारसा मैंने अपने ससुराल का सब संपत्ति मिल जाए। नवारसा मैंने आपको कैसे समझाएं, और जिसका कोई भाई ना हो, उससे ब्याह हो जाए तो वहाँ का सब संपत्ति उसका हो गया, तो नवारसा पे वहाँ रहने लगता है, इसी को नवारसा बोलते हैं। तो जो है कि तो नवारसा का ही भूत सवार था इस पर। तो ये कहा कि भैया शादी कर लो, किसी की इकलौती बेटी मिले तो विवाह नहीं, अधिक से अधिक शादी करो। पुर्तगालियों से कहा अधिक से अधिक भारतीय लड़कियों से शादी करो, इकलौती ना हो तब भी किसी से कर लो, नागरिकता तो कम से कम यहाँ की मिल जाएगी, यहाँ के नागरिक बन जाओगे, यहाँ के दामाद बन जाओगे, जमाई बन जाओगे, तुम्हारा आदर सत्कार होने लगेगा, तो कुछ पर अधिकार भी तुम्हारा रहेगा। हाँ, तो विवाह नीति लेकर आए। तो क्या कह रहे हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 पे गोवा पे अधिकार, विवाह नीति इसका जो है कि प्रसिद्ध था। हम क्या क्या बताए थे, आलू की खेती इन्होंने शुरू की थी, जो है कि तंबाकू की खेती इन्होंने शुरू की थी। जहाज का भारत में निर्माण पहले नहीं होता था, इन्होंने भारत में रहकर जहाज का निर्माण शुरू किया। तो ये क्या क्या लेकर आए, जहाज का निर्माण इन्होंने शुरू किया, लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं आप लिख लीजिए। जहाज का निर्माण इन्होंने शुरू किया, आलू की खेती शुरू की, और जो है कि अफीम तो अंग्रेजों ने किया था। क्या कहते हैं, तंबाकू की खेती शुरू की, लिखिएगा तंबाकू की खेती। प्रिंटिंग प्रेस, भारत में सबसे पहले छापा खाना किसने खोला, पुर्तगालों ने। प्रिंटिंग प्रेस पहले भारत में नहीं होता था, पहले तो भोज्य पत्र का समय था, जो है कि वृक्ष के छाल, भोज्य वृक्ष भी होते हैं, उत्तराखंड में आप जाइएगा मिल जाएगा आपको बहुत सारा। तो भोज्य पत्र होते थे, इतने मोटे मोटे, उस पर लिखा जाता था, उस पर कांडा बना के लकड़ी से ही उसमें स्याही भोर के लिखा जाता था प्राचीन समय में। इसलिए नालंदा में जो किताबें जली थी, जो 90 लाख किताबें जो थी, वो क्यों 3 महीने तक कहा जाता कि जलती रहेगी, 6 महीने तक जलती रहेगी, क्योंकि वो साधारण 90 लाख किताबें नहीं थी, सब भोजपत्र पर लिखी हुई थी। भोजपत्र इतना मोटा मोटा एक एक पन्ना होता है उसका, लकड़ी जैसा वो सामर्थ्य उसका। कई अगर भोजपत्र रख दीजिए तो एक लकड़ी के बूटा के बराबर हो जाएगा करीब, तो उसको जलने में समय नहीं लगेगा। 90 लाख किताबें थी, सब भोजपत्र पर लिखी गई।
है ये नहीं ना बुझा रहा है इतना पातर पेज एगो, ये सब जो है कि 20-30 गो पेज मिलाकर एगो भोजपत्र के बराबर नहीं होगा, इतनी मोटी होती हुआ करती है, उस पर लिखा जाता था। तो वो जलेंगे नहीं उतने समय तक, इसलिए जलती रहेगी 90 लाख किताबें। तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोला भारत में, पुर्तगालों ने, छापा खाना। खैर, और सब ये हाथों से सब लिखा जाता था। सोचिएगा 90 लाख किताब सब हाथ से, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है कि आज के समय में प्रिंटिंग प्रेस है, सब चीज़ है, कंप्यूटर सब टाइप होकर लिखाना है, फिर भी हमारे BHU में, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैक्सिमम सब मिला के जोड़ दीजिएगा 13 लाख किताब है। इसको बहुत हम लोग मानते हैं, 13 लाख किताब। और उस समय 90 लाख किताब हाथ से लिखा गया, भोजपत्र पर लिखा गया। सोचिए कितना कठिन हुआ होगा। 10,000 छात्र थे और एक छात्र पर सोचिए कितना किताब पढ़ा, 900 किताब पढ़ा, एक छात्र पर 900 किताब। और 2000 शिक्षक थे, यानी 5 छात्र पर एक शिक्षक। पूरा जैसे बच्चों को जैसे समझाया पढ़ाया जाता, देख रेख किया जाता था, उस तरह लग के पूरा उसको शिक्षित करते थे। 5 छात्र पर एक शिक्षक होते थे। आज के तो 500-600 को अकेले पढ़ा रहा है क्लासरूम में। ऑनलाइन आ गया है तो 5-6 लाख पढ़ लेते हैं उसमें। अच्छा बात, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी है तो खैर। लेकिन ये वो घाटा है कि कोई भी पढ़ा दे रहा है, हमारे जैसे आयरा वगैरह आगे पढ़ा दे रहा है, जो खुदे पढ़ रहा है, खुदे BHU का विद्यार्थी है, BA सेकेंड ईयर में है, वो आके पढ़ा रहा है। तो कोई भी पढ़ाने आ जा रहा है, ये भी बात है। और हम कहाँ पर थे? छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है कि इन्होंने शुरू किया, पुर्तगालों ने। 100 सालों तक इनका अधिकार पूरा रहा। लेकिन जैसे ही डच आए, डच कहाँ से हैं हम आपको बताएं, नीदरलैंड, ये जो हिस्सा है, यहाँ जर्मनी है, ये जर्मनी, और इससे सटा हुआ ये हिस्सा नीदरलैंड, और यहाँ पर अटलांटिक सागर है। तो डच 100 साल बाद 1602 में भारत आए, 1602 में भारत आए डच। इन्होंने इनके प्रभाव को बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। डच के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों का गठन हालांकि हो गया था उनकी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, 1599 नहीं 31 दिसंबर 1600 में उनका गठन हो गया था। लेकिन उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि वो भारत से उस समय व्यापार अभी नहीं करते थे, ईस्ट में व्यापार करते थे। लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया, मसाला द्वीप जो है, जहाँ मसाले केवल मिलते हैं बढ़िया अमाउंट में, वहाँ से वो व्यापार करते थे। भारत में बहुत बाद में आए, 1611 के बाद आने लगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो इसलिए, लेकिन डच पहले आ गए 1602 में, इसलिए गठन तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले हुआ, लेकिन हम पहले डच का पढ़ेंगे, डच के विषय में पहले पढ़ेंगे। तो अंग्रेज आए, फिर जो डच आए, फिर जो है कि फ्रांसीसी आए, डेनिश आए 1616 में, और 1620 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बैठाई। तो डेनिश आए, डेनिश कहाँ है? डेनमार्क यहाँ पर है, डेनमार्क, यहाँ से डेनिश आए। और फ्रांसीसी बताइए कि ये फ्रांस है, यहाँ से सरकारी कंपनी थी इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट थी, आगे बताएंगे सब। यहाँ पर स्वीडन था, स्वीडिश भी आए 1731 में, बहुत बाद आए, और तुरंत 1 साल के अंदर सब बेच कर चले गए। लेकिन यही कंपनियां क्यों आई भारत में? यही इन्हीं देशों के लोग क्यों आए भारत में, ये प्रश्न उठता है। ये क्यों पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डेनिश, डच, डेनिश और स्वीडिश, यही क्यों भारत हैं? और ये अंग्रेज यहाँ पर हैं, अंग्रेज यहाँ पर हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें फिर नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दीजिएगा तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। कल के क्लास में हम आपको बता दिए थे बढ़िया से। तो जो है कि यहाँ से अंग्रेज, यही क्यों आए? कारण यूरोप के और देश क्यों नहीं आए? शर्मा जी बताइए जरा, यही क्यों आए? यही देश क्यों आए? पुर्तगाल ही क्यों आए? फ्रांसीसी ही क्यों आए? डेनिश ही क्यों आए? डच ही क्यों आए? स्वीडिश ही क्यों आए? और कोई क्यों नहीं आया? यूरोप में तो बहुत सारे देश, थोड़ा बताइए, सुनना चाहेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं को थी। क्या परेशानी थी? रास्ते को लेकर के कर ज्यादा लेना, और रास्ते में ऑटोमन एम्पायर का पड़ना। रास्ते में ऑटोमन एम्पायर तो सभी यूरोपीय देशों के लिए था, ऑटोमन एम्पायर सबके लिए पड़ रहा था रास्ते में। यही क्यों आए भारत में? कर तो सबको देना पड़ रहा था,
सबको समस्या तो सबको थी, लेकिन क्यों यही आए? जरा विश्व मानचित्र दिमाग में घुसाइए। इधर क्या है, पूरा अटलांटिक महासागर है, हाँ और भारत आना है, डायरेक्ट सी रूट पकड़ना है इनको, क्योंकि इधर स्थलीय मार्ग है, राज्य सब पड़ते हैं। इधर से जा रहे थे भूमध्य सागर से होते हुए, इटली से भूमध्य सागर में निकलकर, तो बीच में ओटोमन एम्पायर पड़ जा रहा था, तो डायरेक्ट सी रूट इनको खोजना है। तो जो समुद्र के किनारे एकदम होगा वही तो सबसे पहले निकलेगा। तो समुद्र के किनारे एकदम नीचे यहाँ पर पुर्तगाल सबसे पहले है, यही सबसे पहले निकलेगा। यहाँ पर ये भी जो है कि फ्रांसिस, ये भी समुद्र के किनारे हैं, यही तो निकलेंगे। ये जो है कि क्या कहते हैं, इतना छोटा देश है नीदरलैंड, और ये जर्मनी इतना बड़ा है, फिर भी ये नहीं आया, ये आगे क्यों? क्योंकि यही समुद्र के किनारे हैं। ये अगर आना चाहे तो ये इसे रोक देंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमको फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, व्यापार में घाटा। तो ये आए इसलिए। ये भी समुद्र में एकदम आइलैंड था, ब्रिटिश आइल्स जो हमको बताए थे, 6000 से भी अधिक आइलैंड जिसमें है। उसी आइलैंड में एक सबसे बहुत बड़ा आइलैंड है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, और इधर आयरलैंड। तो ये सब तो आइलैंड ही है, तो पूरा समुद्र में है, तो यहाँ से इनके लिए आना आसान था। और जो स्वीडिश, ये भी जो किनारे ही है, यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ से निकल जाएगा नीचे से, डेनमार्क को पास करते हुए। डेनमार्क वाले भी आसानी से आ सकते हैं, समुद्र किनारे तो यही है। दूसरी बात ये कि जो इटली है ये इन्हीं के अधिक समीप है। भूमध्य सागर में इटली के बाद अब भूमध्य सागर को आप पार करिएगा तो पुर्तगाल ही पड़ेगा, स्पेन भी पड़ेगा। तो स्पेन में भी था, तकनीकी का विकास हुआ। इटली में पुनर्जागरण यहीं से शुरू हुआ, तकनीकी का विकास यहीं से शुरू हुआ, धार्मिक सुधार यहीं से शुरू हुआ, आपको बता चुके हैं पहले कहा। तो इसका प्रभाव इसके आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। स्पेन में भी था, तभी तो कोलंबस जो है कि सफल हुआ, जो है कि नॉर्थ अमेरिका को खोज दिया। भले अपने जाने में इंडिया को खोजा था, कैरेबियन आइलैंड को खोजा, और बाद में अमेरिको रेस्प्यूची गए तो नॉर्थ अमेरिका पूरा खोज दी। अमेरिको से नाम पड़ा अमेरिका, आपको बता चुके हैं। तो चूंकि समुद्र के किनारे यही थे, चूंकि इटली के समीप यही थे, प्रभाव इन्हीं पर ज्यादा पड़ा था। तकनीकी का विकास इसलिए पहले यहीं पर हुआ शुरू। तो यही लोग आए भारत में पहले, इनके लिए आना सबसे आसान यही बात है कि तटीय क्षेत्रों पर। भारत सबसे पहले, पुर्तगाल आया, इसके बाद 100 साल इनको लग गए आने में। तो आए ये भारत सभी देश। पुर्तगाल को हमने देख लिया। डच जब आए तो इन्होंने इनके प्रभाव को कैसे कम किया। डचों ने देखा कि भैया अरबियों को कैसे ये दबाए। अरब के पास भी जहाज था, लेकिन उससे भी अधिक तकनीकी से लवरेज इन्होंने जहाजों को लाया, उससे भी तीव्र गति से चलने वाला, हथियार बढ़िया रखा, तो हम इनसे भी बढ़िया जहाज बना दें। तो इन्होंने जो डचों ने, जो नीदरलैंड से आए थे, इन्होंने जिन जहाजों का विकास किया वो फ्लूइड सेट के थे। मैंने आगे से एकदम नैरो, ऐसे 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 आगे से एकदम ऐसे, जब नोकीले होंगे तो पनिया को एकदम स्पीड में ना काटेंगे, हम तेजी से काटेंगे, पानी की जब तेजी से काटेंगे तो तेज चलेंगे। तो फ्लूइड शेप की इन्होंने जहाज बनाए, तेज चलने लगी वो जहाजें, इनसे तेज चलने लगी पुर्तगालों से। दूसरी बात, इन्होंने देखा कि मुनाफा हमको कब ज्यादा होगा, जब ज्यादा सामान लाएंगे वहां से। अगर ज्यादा पैसा कमाना है, दो रास्ता है, एक कम सामान ज्यादा दामों में बेच दें, या ज्यादा सामान कम दामों में भी बेच दें। अगर ज्यादा लोग, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसे खान सर का ले लीजिए, बहुत कम बैच का फी रखते हैं, लेकिन लाखों बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उनको उतना कम से ही बहुत फायदा हो जाता है। और जो कई सारे चैनल हैं बहुत ज्यादा फी रखते हैं, 2, 2.5 लाख 3 लाख फी रखते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं, तो उनको भी उतना ही फायदा, उससे कम फायदा, उससे थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो दो तरीका है, अगर आपके पास जो है कि वस्तुएं कम हैं, उसको ज्यादा दाम में बेचिए, खूब ज्यादा वस्तुएं लाइए और कम दाम में बेचिए। ये खूब ज्यादा सोचो कि हम ज्यादा वस्तु लाएं और इनसे कम दाम में बेचें, क्योंकि ये 100 साल से अपना पैर पूरा जमा ली थी पुर्तगाल, तो इसको अगर हटाना है तो हमको अपने सामानों के दामों को कम करना पड़ेगा। जियो ने वही किया, पूरा फ्री कर दिया पहले, फिर सबको हटा दिया रास्ते से और बन गया बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। तो जो और गाने लगा कि बन गया मैं बन गया मुकद्दर का बादशाह, पूरा नहीं गाएंगे। खैर, तो
ये मुकद्दर के बादशाह बन गए जियो वाले। तो ये भी इन्होंने भी सोचा कि हम क्या करें, दाम कम कर दें। उसी चीज को जियो ने अपनाया था। सभी वही करते हैं, कोई कंपटीशन में हो तो अपने ब्रांड का दाम जो है कम कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट का दाम कम कर देते हैं, तो लोग खरीदने लगते हैं। जिनके पास थोड़ा भी बजट होता है वो खरीद लेते हैं। इन्होंने भी सोचा हम दाम कम कर दें, लेकिन कम करेंगे तो हमको घाटा होगा, इतना लंबा व्यापार करके आएंगे तो घाटा भी ना हो और कम दाम में बेचने का उपाय क्या है, ज़्यादा सामान लेकर आए। तो ज़्यादा सामान कैसे लेकर आएंगे? एक ने कहा जहाजवा खूब बड़ा बना दे, ठोक दिया उसको। बड़का जहाज बनाएगा तो कम दाम हो जाएगा और धीरे चलने लगेगा फिर, और जितना बड़का जहाज होगा धीरे चलने लगेगा। जहाजवा तो उतने बड़का रखे हम लोग, फ्लूइड सेव कर दिए तो तेज चलेगा, लेकिन एक काम करें, जहाज को हल्का बनाएं। पुर्तगालों का जहाज बहुत भारी होता था, जिस तकनीकी से बनाते थे उनका जहाज बहुत भारी रहता था। तो अपने भारी ऊपर से सामान अगर खूब ज्यादा रख दें तो फिर जहाज डूब जाएगा। इन्होंने ऐसी तकनीकी अपनाई कि हमारा जहाज बहुत हल्का हो तो हम सामान अधिक रख लेंगे। तो इन्होंने पहला काम किया कि जो है कि जहाज को इसे फ्लूइड शेप का बनाया, नैरो साइड आगे से एकदम नैरो। दूसरा काम किया, जहाज को हल्का बनाया, हल्का। तो अब तेज गति से भी चल रही है और सामान भी ज्यादा ला रहे हैं। सामान ज्यादा लाएं और ज्यादा दाम में बेचें तो जो है कि लोग फिर पुर्तगालियों के सामान को खरीदना कम कर दिए। ये धीरे धीरे काम हुआ, लेकिन डचों ने पुर्तगालियों के वर्चस्व को बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। इसका फायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को हुआ। डचों ने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई आपको, जैसे गुजरात में सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, कैम्बे को जोड़ लीजिएगा। इन्होंने 3 पर लगाई पुर्तगालियों ने। इसके अलावा इन्होंने कैम्बे में लगाई, डचों ने कैम्बे में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। इसके बाद ये यूपी में आगरा में इन्होंने अपना गोदाम बनाया। फिर आगरा का बिहार में, पटना में भी चले गए, बिहार में भी। फिर बंगाल में भी चले गए, जो है कि बंगाल के बाद ये दक्षिण में भी जो है कि पुल्लीकट, वहां पर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो कई जगह पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई और जो है कि व्यापार को अपने खूब बढ़ाया। इसी बीच अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेजों को थोड़ा बात पढ़ेंगे, वो मेन है ना ब्रिटिश। डेनिस आए 1616 में। डेनिस आए और 1620 में अपनी फैक्ट्री उन्होंने बैठाई। डेनिस डेनमार्क से बताए हैं। तो जो है कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और व्यापार शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने इनको बेदरा की लड़ाई में हरा दिया। बेदरा की लड़ाई में इनको भगा दिया, डेनिस को। डेनिस तो जो है कि ये बेच दिए थे अपना। 1845 में इन्होंने अपना सब बेच दिया। डेनिस ने 1845 ईस्वी में अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच दिया और वो चले गए। और ये जो डच थे, इनको 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों को 1760 में वांडीवास, आगे देखेंगे। तो जो है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में लेकिन लगाई थी। मुसल्लीपट्टनम में जो गोलकोंडा जो है, ये गोलकोंडा है, यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डच ने लगाई। पुर्तगालियों ने कोचिन में लगाई थी और इन्होंने गोलकोंडा के शासक ने इन्हें अनुमति पत्र दिया, चार्टर दिया, फरमान दिया, जारी किया कि आप जो है कि व्यापार कर सकते हो। गोलकोंडा में इन्होंने शुरू किया, मुसल्लीपट्टनम में अपनी पहली कोठी। उसके बाद गुजरात में बढ़े, बिहार में बढ़े, यूपी में बढ़े, बंगाल में बढ़े, सब जगह पर जो है कि बंगाल में चिनसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। बेदरा की लड़ाई में तो ये चले गए 1759 में, जो है कि 1759 में बेदरा की लड़ाई में डच का खात्मा हो गया। जो है कि
डेनिश 1845 में सब बेच कर अपना चले गए, 1616 में और 1845 में बेच कर चले गए डेनमार्क से यहाँ से। तो 1616 में आए थे और 1845 में अपना सब कुछ बेचकर अंग्रेजों को यहाँ से रवाना हो गए। स्वीडिश 1731 में आए, साल भर के अंदर उन्होंने स्वीडन यहाँ पर, ये 1731 में भारत आए और साल भर के अंदर इन्होंने अपना सब कुछ बेचकर जो है कि ये चले गए। एक बात और, जब डेनिश आए थे भारत, तो डेनिश का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना उतना नहीं था, ये केवल मसालाई द्वीपों से व्यापार करते थे। जो इंडोनेशिया मलेशिया जो है, इन मसालों के व्यापार पर इनका ध्यान केंद्रित था, जो काम शुरुआत में अंग्रेजों ने भी किया था। तो भारत में इनका उतना फोकस नहीं था डेनिश का। खैर, स्वीडिश भी गए, डेनिश भी गए, डच भी बेदरा की लड़ाई में चले गए, जिन्होंने पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया था। दो बचते हैं, एक फ्रांसीसी और एक जो है कि ब्रिटिश। दोनों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसलिए रखते थे क्योंकि ईस्ट में आ रहे हैं, ईस्ट में व्यापार करने आ रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश जो थी ये प्राइवेट कंपनी थी और फ्रांसीसी सरकारी कंपनी। इन दोनों में संघर्ष चलता रहा। 1600 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजों को चार्टर मिला, अनुमति पत्र मिला क्वीन एलिजाबेथ से। अनुमति पत्र इन्हें मिल गया व्यापार करने का ईस्ट में, भारत में नहीं, ईस्ट में। माने आप जाकर पूरब में व्यापार करो, यहां से जाकर आप पूरब में व्यापार कर सकते हो, स्वतंत्र हो। एलिजाबेथ तो पूरब में जब गए तो भारत ये भी नहीं आए पहले, ये पहले यहां पर मसालाई द्वीपों में गए। मसालाई द्वीपों में, ये जो मलेशिया, इंडोनेशिया, मुख्यतः इंडोनेशिया के आसपास जो द्वीप हैं और इंडोनेशिया, यहां से मसाला का व्यापार करते थे। अंग्रेज मसाला का व्यापार करते थे। मसालों को यहां से लेकर जाते थे और यूरोप में बेचते थे। तो इन्हें लगभग 20 से 40% मुनाफा होता था, ज्यादा मुनाफा होता नहीं था। अभी नए नए खिलाड़ी थे तो 20 से 40% इन्हें मुनाफा होता था। 1611 तक ये केवल इंडोनेशियाई द्वीपों से ही व्यापार करते रहे। 1611 के बाद इन्हें अब समझ में आने लगा था कि जो है कि यहाँ पर इंडोनेशियाई द्वीप जो है, यहाँ पर सूती कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा है। कहाँ की सूती कपड़ा? भारत का सूती कपड़ा। तो भारत की सूती कपड़ों का डिमांड इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा है। इन्होंने सोचा कि हम भारत जाएं, वहां से सूती कपड़ा लाएं और इंडोनेशिया में बेचें और उसके बदले मसाला को हम लेकर, मसालों को लेकर हम जाएं यूरोप में बेचें। तो एक तरह से बार्टर सिस्टम जो आप पढ़ते हैं 7वीं में ही पढ़ाया जाता है, बार्टर सिस्टम SST में, कि वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, जहां सामान के बदले जो है कि मिले, सामान दें और दूसरा सामान हमें मिले। हम भी लोग छोटे थे तो कुल्फी आता था, बर्फ आता था और बम्बैया मिठाई आता था। तो गेहूँ या देती थी, नानी देती थी, जब नाना के यहाँ रहते थे तो गेहूँ ले जाकर देते थे तो वो देता था कुल्फी, बम्बैया मिठाई को वो आता था, ये बर्फ आता था। तो हम लोग गेहूं देते थे और उनको मिल जाता था। तो क्या है? बार्टर सिस्टम है, विनिमय प्रणाली। इसको हिंदी में विनिमय प्रणाली बोला जाता है। तो इन्होंने विनिमय वस्तु के रूप में प्रयोग किया सूती कपड़ों का, विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। इन्होंने सोचा कि हम भैया भारत आए और भारत से जो है कि सूती कपड़ा लेकर यहाँ बेचें दें और इसके बदले हमें मसाले मिल जाए, क्योंकि सूती कपड़ों का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सूती कपड़ा अगर देंगे तो उसके बदले हमें बहुत ज्यादा मसाले मिलेंगे। ये सबसे पहले मुसल्लीपट्टनम गए, मुसल्लीपट्टनम से सूती कपड़ा खरीदा, सूती कपड़ा लिया और सूती कपड़ों को लाकर इंडोनेशिया में बेचा। इंडोनेशिया में जहां बहुत ज्यादा डिमांड था, इंडोनेशियाई द्वीपों में। इसके बदले इन्हें बहुत ज्यादा मसाले मिले और फिर इन मसालों को जब ले जाकर इन्होंने बेचा यूरोप में, तो इन्हें जो मुनाफा हुआ वो 200%, 300% इतना मुनाफा हुआ। इतना ज्यादा मुनाफा इन्होंने हुआ, 3 गुना 4 गुना दामों में इन्होंने बेचा।
जब 200% का मुनाफा हुआ और देखा पहले का मुनाफा 20 से 40%, इन्होंने सोचा ये बड़ा बढ़िया है, तो इन्होंने एक त्रिकोण बनाया। त्रिकोण कैसा? हम भारत से सूती कपड़ा खरीदे और यहाँ जाएं, और फिर यहाँ से मसाला लेकर यूरोप जाएं। तो ये त्रिकोण बनाना, यहाँ भारत गए, भारत से सूती कपड़ा खरीदा, इंडोनेशियाई मसालाई द्वीपों में गए, यहाँ से मसालों को लिया, सूती कपड़ा दिया, उसके बदले मसाला लिया, और फिर यूरोप चले गए। तो और इसको वहां पर ले जाकर बेचा। तो इस त्रिकोण पद्धति को ये बहुत समय तक इन्होंने चलाया, लेकिन समस्या इनकी ये थी कि उस समय पुर्तगालों का शासन था। डच तो नए नए आए थे, तो उतने प्रभाव को कम नहीं किए थे। पुर्तगाल अभी भी राजा वहां के थे, एक तरह से समुद्र के बादशाह। तो पुर्तगाल नहीं चाहते थे कि ये अंग्रेज भारत से सूती कपड़ा लेकर जाएं, और तब तक तो ठीक था जब तक ये मुसल्लिपट्टनम से लेकर जा रहे थे। इसके बाद जैसे ही इनका रुख सूरत की ओर हुआ, जो है कि वहां पर पुर्तगालियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर, अकबर के बाद जो है कि जहांगीर आया 1605 में। तो 1605 में जब जहांगीर आया तो 3 साल बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा, उसके 3 साल बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था, वो भारत आया ताकि वो अनुमति प्राप्त कर सके भारत से व्यापार के लिए। भारत में सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। सूरत में जो है कि पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। बाद में डच आए तो उन्होंने भी लगाया, लेकिन धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ा, धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया। लेकिन उस समय तक तो पुर्तगाली ही जो थे सब थे। तो मुसल्लिपट्टनम से तो जब तक व्यापार कर रहे थे ठीक था, सूती कपड़ा लेकर जा रहे थे। अब सूरत आए तो इनको अच्छा नहीं लगा। 1608 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा, क्या कहते हैं, जेम्स प्रथम ने, कैप्टन विलियम हॉकिंस, बस विलियम हॉकिंस लिखते हैं। तो विलियम हॉकिंस को बंदी बना लिया पुर्तगालियों ने। यहाँ पर कहा, यहाँ पर पुर्तगालियों ने बंदी बना लिया कैप्टन विलियम हॉकिंस को। कहा कि अनुमति लिया हमसे कार्टेज सिस्टम भुला गए हो का? 100 साल पहले लगाए थे, तुम आज आ रहे हो, और आज तक खत्म नहीं हुआ है। 100 साल से वैसे चला आ रहा है। हमारे यहाँ सरकार बदले चाहे कुछ भी हो, नीतियां नहीं बदलती। जो है कि कार्टेज सिस्टम, टैक्स दो हमको, फिर आओ, बिना अनुमति के हमारे आ गए, बंदी बना लो इसे। तो बंदी बना लिया। तो बड़ा मुश्किल से कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था, बहुत मुश्किल से छूटा। और कैसे कैसे लोगों से पूछते पूछते, कैसे भी जो है कि सोर्स सिफारिश लगाते लगाते, घूस देते देते ये पहुंचा जहांगीर के दरबार में। ये जाने ही नहीं देते थे, पुर्तगाली एकदम नहीं चाहते थे कि जा सके। चारों ओर लगा दिए थे अपने आदमियों को। जब कैसे वहां से बच के भागा, चारों ओर लगा दिए थे, एकदम नाकाबंदी करवा दी, पहुंच ना पाए। तो कैसे भी हो, मैंने जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में भी अपने आदमियों को खड़ा कर दिए थे, पहुंच ना पाए। पहुंच भी जाए तो इसकी मांग पूरी ना हो, जहांगीर माने नहीं, तो आदमियों को लगवा दिया था हर जगह। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस कैसे भी पहुंच गया जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में, और अनुमति मांगी सूरत में फैक्ट्री बैठाने की। तो भाई पुर्तगालियों का उतना पहले से प्रभाव था, उन्होंने इसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। जहांगीर ने इसे बाहर निकाल दिया कैप्टन विलियम हॉकिंस को। लेकिन फिर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा जहांगीर पर, अनुमति तो नहीं मिली। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार जो है प्रयास करती रही कि हमको अनुमति मिल जाए, और वो समय आया 1613 में, जब इन्हें अनुमति मिल गई। 1613 में इन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई, व्यापार करने की अनुमति मिल गई, या व्यापार कर सकते हो। फिर इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, और यही त्रिकोणात्मक, यहाँ से सूती कपड़ा ले जाकर मसालाई द्वीपों में, इंडोनेशिया के आसपास जो द्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप जो है, मलेशिया है, वहाँ बेचते थे सूती कपड़ा। मसाला खूब ज्यादा लेते थे और जाकर यूरोप में बेचते थे। तो पहले तो ये ऐसे व्यापार करते थे, 200-300% का इनको मुनाफा होता था। बहुत समय तक इनका व्यापार चला, लेकिन शत्रु थे इनके पुर्तगाली। एक तरफ डच इनके प्रभाव को कम कर रहे थे, दूसरी तरफ
ये भी चाह रहे थे कि पुर्तगाली का प्रभाव कम हो। इन्होंने एक उपाय लगाया। 1608 में ये आया, 1615 में एक और आया था, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, कई लोग थॉमस भी बोलते हैं, टॉमस रो। टॉमस रो भी आया, इसका भी बहुत प्रभाव बना। बाद में क्या हुआ, 1661 में एक जो है कि बहुत इनका दिमाग, खुराफाती दिमाग जो है काम कर गया। 1661 में यहाँ के राजा बने थे ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय, जो राजकुमार थे वो राजा बने, चार्ल्स द्वितीय। शर्मा जी, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय कौन बने? कौन बना? चार्ल्स द्वितीय। पहले राजकुमार था, अब राजा बन गया। लेकिन जब ये राजा बना तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत चौपट थी। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत चौपट थी, तो ये बहुत गरीब राजा था, इसे बहुत गरीब राजा माना गया। गरीबी मिटानी है, आर्थिक व्यवस्था को अच्छा करना है, क्या करें हम? तो चार्ल्स द्वितीय को जाके सलाह दिया लोगों ने कि काम करिए, पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगेंजा। शर्मा जी, पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगेंजा, उससे आप शादी कर लीजिए। इनके दिमाग में था विवाह नीति पुर्तगालियों का। इन्होंने देखा कैसे इन्होंने वर्चस्व बढ़ाया, विवाह नीति। यहाँ के लोगों से, यहाँ के लड़कियों से, इकलौती बेटियों से विवाह करके, पापा की परियों से विवाह करके क्षेत्र पर जो है कि शासन अपना स्थापित किया। तो इन्होंने इतना कुछ करके जो हासिल किया है, हम कुछ ऐसा करें कि हमको एक पल में एक ही विवाह से मिल जाए। इन्होंने इतना विवाह करके जो हासिल किया, हम एक ही विवाह से हासिल कर लें। तो चार्ल्स द्वितीय को जाके समझाया, आप बहुत गरीब राजा थे, उसमें बहुत आर्थिक स्थिति चौपट थी, कि आप पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर लीजिए। कोई कौन और शादी कर लेता, कोई और नहीं करेगा, सुंदर नहीं है वो। और उसके बाद स्पेन के दूतों ने एक अफवाह भी फैला दिया था कि कैथरीन ब्रिगेंजा जो पुर्तगाल की राजकुमारी है, ये मां नहीं बन सकती। तो कोई इनसे विवाह करने को तैयार था नहीं। वहां के राजा भी तैयार थे, हम सब संपत्ति दे देंगे, इतना संपत्ति दे सकते हैं, सब दे देंगे, बस विवाह हमारी राजकुमारी से कोई कर ले। समझाया चार्ल्स द्वितीय को कि आप जाके शादी कर लो। तो जो है कि ये गए और जो है कि कैथरीन ब्रिगेंजा से मिले। उसमें कैथरीन ब्रिगेंजा बीमार थी, तो ज़्यादा स्वागत नहीं कर पाए। फिर भी इनको उसका बुरा नहीं लगा, क्योंकि भैया पैसा चाहिए, गरीब है, अमीर बनना है। तो जो है कि कैथरीन ब्रिगेंजा को देखा और देख कर आए, तो लोगों ने कहा कि तो सुंदर है नहीं। कौन कहता है सुंदर नहीं? हमको आंखें बड़ी पसंद आई। ये सच्ची बात है, आप सर्च कर सकते हैं। वो चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रिगेंजा की आंखें बहुत पसंद आई थी, और देखकर क्या बोल रहे हैं कैथरीन ब्रिगेंजा को कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली। सागर जैसी आंखों वाली, आंखें बड़ी पसंद थी। ये तो बता तेरा नाम है क्या, अरे तुम क्या जाने तेरे खातिर कितना है बेताब ये दिल, तुम क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तुम है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब इतना मधुर गीत, इतना प्रशंसा जो सुना रहे हैं चार्ल्स द्वितीय, इनके बारे में जान लीजिए कि 16 नाजायज औलाद थे चार्ल्स द्वितीय के। तो जो है कि सागर जैसी आंखें बड़ी पसंद थी इनको, कैथरीन ब्रिगेंजा की। शादी कर, और शादी के बाद इतना सामान मिला, इतना दौलत मिला, 5 लाख पाउंड मिला था। उसके बाद पूरा बॉम्बे मिल गया। बॉम्बे पर जो अधिकार था इनका, जो बंदरगाह पूरा था,
बॉम्बे दहेज में सीधे मिल गया चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन को मिल गया बॉम्बे। और बॉम्बे जब मिल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई कि बॉम्बे हमको दे दीजिए भाड़ा पर, हम भाड़ा देंगे, किराया देंगे। हम ही तो आपको मंत्रवा दिए कैथरीन ब्रिगेंजा से सदिया करने का, तभी ना दौलत आया। नहीं तो आप तो कितना फकीर राजा, गरीब राजा थे, पूरे यूरोप में सबसे गरीब थे आप। तो जो है कि हमको बॉम्बे दे दीजिए भाड़ा पर, हमको पैसा देंगे और अमीर आप हो जाइएगा, क्या दिक्कत है। तो किराया पर चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया बॉम्बे बंदरगाह को। बॉम्बे बंदरगाह इनका हो गया 1661 में। इसके साथ जो इसके बाद जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालों ने कहा कि जितनी हमारी कॉलोनी है, जहाँ जहाँ पर हम व्यापार करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे क्षेत्राधिकार जहाँ पर भी है, वहाँ पर आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आप पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आपको कोई कार्टेज सिस्टम में कोई आपको कर देने की आवश्यकता नहीं है। कार्टेज सिस्टम के तहत ये कर लेते थे और जो कि लाइसेंस देते थे, लाइसेंस हम ये बात बताना भूल गए थे, लाइसेंस वो देते थे, लाइसेंस है तब पास, उसके लिए शुल्क देना पड़ता था। तो जो है कि आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे जितनी भी कॉलोनी है जहाँ भी हैं आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, पूरा अधिकार इनको मिल गया 1661 में। अब क्या है, अब तो आराम से एकदम व्यापार करना शुरू किए और धीरे धीरे खूब अमीर हो गए। जितने भी इनके प्रतिद्वंदी थे सबको रास्ते से हटाने लगे और पुर्तगाली अपने आप पे ठंडे हो गए, जो है कि उतना कि भैया अंग्रेज बढ़े, ब्रिटेन के लोग बढ़े आगे तो हम ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी राजकुमारी यहाँ पर है, जो है कि इकलौती है राजकुमारी, इकलौती बेटी। तो जो है कि हमारे लिए ठीक है, उनका पढ़ना हमारा पढ़ना एक के बराबर है। तो जो है कि इसलिए ये उतना ज़्यादा ये सब नहीं किए, पुर्तगाली कंपटीशन नहीं किए। हालांकि इनके अधिकार में गोवा और दामन दीव 1961 तक रहा, 1961 तक सबसे पहले आए थे और सबसे बाद भारत से गए है। तो इस तरह से 1661 टर्निंग पॉइंट था। कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब हुआ, वहां से इनका व्यापार खूब शुरू हुआ। डच जो थे, जो इन्होंने पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया था, उन डचों को 1759 में बेदरा की लड़ाई में हरा दिया। 1845 में डेनिश सब अपना बेचकर चले गए। 1731 में स्वीडिश आए थे, वो भी अपना बेचकर चले गए। पुर्तगाल तो वही संबंधी ही हो गए थे, कुछ बोलेंगे नहीं। बच गया था फ्रांस। फ्रांस ये सबसे बाद में आए, हालांकि सबसे बाद में तो स्वीडिश आए, लेकिन तो एक ही साल के अंदर चले गए। लेकिन फ्रांसीसी जो आए ये 1664 में आए, 1664 में फ्रांसीसी आए भारत, और 1668 में अपनी फैक्ट्री बैठा ली। और कंपटीशन इतना तगड़ा शर्मा जी कि जहां पर सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई थी, फ्रांसीसियों ने कहा हम भी यहीं अपनी फैक्ट्री बैठाएंगे। 1668 में, 1661 में विवाह हुआ था, 3 साल में इन्होंने अपना व्यापार अभी बढ़ाया ही था, तब तक कंपटीशन करने आ गया फ्रांस। तो 1668 पुर्तगालों का टेंशन हटा, तब तक फ्रांस का टेंशन आ गया। तो 1668 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली सूरत में, जहां अंग्रेजों ने बनाया वहीं हम भी बनाए। अंतर क्या था, अंग्रेजों की फैक्ट्री, अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, इनकी सरकारी थी। जो है कि इनके कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया वैसे ओरिएंटलेस, फ्रेंच ओरिएंटलेस ऐसा बड़का नाम था, इंडेस ओरिएंटलेस ऐसे था। एस्टाडो द इंडिया तो पुर्तगाल का था, इनका इंडेस ओरिएंटलेस ऐसे करके कुछ लंबा नाम था इनका कंपनी का। हाँ, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। तो जो है इनकी भाषा में बोला जाता था। हमारी भाषा में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो फिर कंपटीशन तगड़ा होने लगा। कंपटीशन चला ही आपका 1760 तक, जब कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। आगे हम बताएंगे अगले लेक्चर में कर्नाटक युद्ध के बारे में। अगले लेक्चर में तो उस लेक्चर के बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें तो बता ही देंगे। तो कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 1646 से शुरू हुआ पहला, 1658 से 1663 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध चला। कर्नाटक मैंने आपकी कर्नाटका मत समझिएगा इधर का, ये कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु का जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, यहाँ जो हिस्सा है ये क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर ये कर्नाटक उस समय हुआ करता था। कर्नाटक अंग्रेजी में से ऐसे लिखा जाता है कर्नाटिक, कर्नाटिक वॉर। और कर्नाटका ऐसे, जो आज का कर्नाटका है वो तो इधर है। कर्नाटका इधर पूरब में है, दक्षिण में पूरब में, और ये पश्चिम में, दक्षिण में पश्चिम में, और ये पूरब में है कर्नाटक। तो कर्नाटक युद्ध में 3, उसी कर्नाटक युद्ध में, तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो वांडीवास की लड़ाई हुई, वांडीवास जगह पे 1760 में, उसमें इनका पूरा खात्मा फ्रांसीसियों का हो गया, फ्रांसीसी भी चले गए।
1759 में बेदरा की लड़ाई में डच, और तुरंत ही एक साल बाद 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रेंच भी चले गए। तो इस तरह से सबका सफाया हो गया, बस एक ताकत बची, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने भारत पर शासन किया। कैसे शासन में सफल हो गए? क्षेत्रीय शासकों ने क्या विरोध नहीं किया था? किया था भैया, लेकिन उस समय तक 18वीं सदी के मध्य में राजनीतिक दशा ही कुछ ऐसी थी भारत की, जिसकी वजह से इनको बहुत बढ़ावा मिला। ये हम आगे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक दशा। तो तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु भारतस्य संस्कृति, जय श्री राम।